जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया है, चैनल का नाम भी आप लोगों के सामने रखा है, HL ओझा पब्लिकेशन संस्कृत के शिक्षा से हम लोग जुड़े हुए हैं। संस्कृत विषय की महत्ता थी। आज मैं व्याकरण पक्ष को सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि साहित्य का आधार जो है वो व्याकरण ही है। चाहे जो भी साहित्य हो, संस्कृत हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसका बेस जो है वो व्याकरण है। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि संस्कृत व्याकरण में प्रवेश तो करते ही हैं। कल जैसे मैंने संस्कृत के बारे में कहा कि सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत, आज एक शब्द आया है व्याकरण। तो व्याकरण शब्द जो है, हम व्याकरण शब्द के बारे में पहले जाने कि व्याकरण है क्या। व्याकरण में वी जोड़ आकरण होता है। वी धन आकरण बराबर व्याकरण। इसमें वी जो है उपसर्ग है। इस प्रकार के बहुत से शब्द आएंगे। व्यवसाय, वी जोड़ साय। व्यवस्था, वी जोड़ अवस्था। ये व्याकरण के शब्द के बारे में मैंने संधि विच्छेद बताया। व्याकरण पर ही दो चार प्रश्न मेरा होता है। व्याकरण की जैसे परिभाषा ही होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो एक परिभाषा हम जाने, और दूसरा हम उसका संधि विच्छेद जाने। तीसरा मेरा व्याकरण पर ही प्रश्न होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है कि जो व्याकरण को जानता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? वह शब्द है वैयाकरण। वैयाकरण। तो व्याकरण शब्द पर मैंने तीन बातें कही: संधि विच्छेद, उसकी परिभाषा, और व्याकरण के जानकार या व्याकरण वेत्ता जो है। अब व्याकरण के बारे में चौथी बात मुझे कहनी है कि व्याकरण के कितने पक्ष होते हैं, कितने भाग होते हैं, या तीसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो व्याकरण के 5 भाग है। व्याकरण के 5 भाग होते हैं। उसमें पहला जो है वर्ण विचार होता है। दूसरा शब्द विचार। वाक्य विचार। चिन्ह विचार। और 5वां जो है छंद विचार। इसी 5 भाग के अंदर व्याकरण की समस्त चीजें आती है। वर्ण विचार पर हम बात करते हैं। वर्ण को हम दूसरे शब्द से अक्षर भी जानते हैं। इसको वर्ण कहे या अक्षर कहे। जैसे क से ज्ञ तक वर्ण विचार है, और
वर्ण विचार में जब प्रवेश करते हैं तो वर्ण की परिभाषा पर आते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। तो इससे संबंधित थोड़ा हम ये भी बताना चाहेंगे कि जब परिभाषा हमारी यह कहती है, मैं थोड़ा इसको इरेज करके आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि अब हम व्याकरण के प्रथम भेद पर विचार कर रहे हैं कि पहला जो भेद है उसका वर्णन है। तो वर्ण विचार पर पहला भेद जो है वह वर्ण विचार है। वर्ण विचार के बारे में हम सोचते हैं, वर्ण की परिभाषा हम जानेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड न हो। न हो जैसे हलंत क से हलंत ज्ञ तक परिभाषा सिद्ध कर रही है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। यानी हम हलंत क में से अब इसको टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जबकि ये पढ़ने वाले छात्र छात्राओं या पढ़ाने वाले अध्यापकों को ये मालूम है कि क से ग में सब में स्वर वर्ण है। तो अगर पूरा क से ग तक है बिना हलंत के तो वह वर्ण नहीं है। वर्ण हम हलंत को कहेंगे, अब इसमें से तोड़ नहीं सकते हैं। हलंत क में से हम खंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हलंत क से हलंत ख, हलंत ग, हलंत घ, हलंत अंग, इस तरह हम ज्ञत अगर पहुंचते हैं तो इसी को हम परिभाषा के अनुसार परख करते हैं कि हलंत क और हलंत ग से मूल ध्वनि माना जाता है। ये परिभाषा के अनुसार हुआ। अब थोड़ा इस पर हम विचार करते हैं कि वर्ण की परिभाषा हो गई, अब वर्ण के भेद कितने हैं। तो वर्ण के भेद दो है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, पहले हम स्वर वर्ण की बात करते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वयं हो। परिभाषा तो हम तीन तरह से दे सकते हैं और छात्र छात्राओं को इसमें जहां तक सुविधा हो उसको अमल कर सकते हैं। पहली परिभाषा होगी कि जिसका उच्चारण स्वयं हो। दूसरी परिभाषा मैं कहना चाहूंगा कि जिसका उच्चारण अपने आप हो। और तीसरी परिभाषा स्वर वर्ण की, जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में जब आते हैं तो इसमें दो भेद होते हैं। इनके दो भेद है। वह है क्या
ह्रस्व और दीर्घ वर्ण है। दीर्घ वर्ण है। परिभाषा के बाद हम इस पर विचार करते हैं कि दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ वर्ण। अब ह्रस्व वर्ण के माध्यम से जब आएंगे हम तो यहां देखेंगे कि जिन वर्णों का हल्का उच्चारण हो, जिस पर जोर न दिया जाए, और ह्रस्व वर्ण जो है अ, हर्ष उ, री, ओ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, 4 है। और दीर्घ वर्ण 7 हो जाते हैं। आ, दीर्घई ई, दीर्घऊ उ, ए, ओ और औ। हिंदी के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या 11 होते हैं, जबकि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 माना गया है। उसमें एक बड़ी री और एक छोटी री बढ़ जाता है और एक ली आ जाता है, 2 बढ़ जाता है तो 13 हो जाता है। यह है ह्रस्व और स्वर वर्ण की संख्या। अब 2 और वर्ण शेष बच जाते हैं, जिसको स्वर वर्णों की संख्या में गिनती नहीं की जाती है, लेकिन उस वर्णों के बिना काम भी नहीं चलता है। वह दोनों वर्ण कौन है? तो वह है जिसका नाम है अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह वर्ण है ये है हमारे अंग और अह। व्याकरण के दृष्टिकोण से इनको स्वर वर्णों की संख्या में गिनती नहीं की जाती है, लेकिन इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। हमको लिखना है संसार तो अंग की आवश्यकता है, संयोग, संयम, संवाद, उनके बिना कहाँ काम चल रहा है। हम अंग का उपयोग करेंगे तो शब्द का निर्माण होगा। और अ भी है, जैसे पुनः, अ का विसर्ग के बिना काम भी नहीं चलने वाला है। अतः, फलतः, परिणामतः, तो ये हमारे स्वर वर्ण के उदाहरण हैं और स्वर वर्ण के बारे में मैंने आपको बात बताई। अब थोड़ा हम व्यंजन वर्ण के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूंगा। व्यंजन वर्ण के लिए परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो। व्यंजन वर्ण का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी, और यह जानना है कि क से ज्ञ तक सब में स्वर वर्ण है। अगर उसी स्वर को हम निकाल लेते हैं तो वह हलंत में हो जाता है, अर्ध वर्ण में आ जाता है। अब व्यंजन वर्ण में भी 4 प्रकार के वर्ण हमारे माने गए हैं कि व्यंजन वर्ण में 4 प्रकार के वर्ण कौन कौन होते हैं। तो आज स्वर वर्ण के बारे में मैंने आपको व्याकरण से शुरुआत करके स्वर वर्ण की परिभाषा और भेद के बारे में बताया। कल का जो मेरा टॉपिक होगा वो व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा मैं विधिवत। और मैं ये चाहता हूं कि व्याकरण की छोटी से छोटी चीजों को मैं प्रस्तुत करूं, क्योंकि जब तक
नीचे की चीज़ों को मैं छात्र छात्राओं को नहीं दे पाऊंगा तो वही ऊपर क्लास में जाने के बाद व्याकरण जो है उनके लिए जटिल हो जाता है। और जो लोग व्याकरण की छोटी से छोटी चीज़ों की जानकारी रखते हैं तो उनके लिए जैसे जैसे वर्ग का विकास होता है यानी अगले वर्ग में चले जाते हैं तो व्याकरण भी उनके लिए आसान हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।